नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी नागिन का बदला है। देखिए दोस्तों, ये स्टोरी भरपूर डरावनी है। इस स्टोरी तो अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी का आनंद ले सकें। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो साथियों, स्टोरी तो पूरा सुनने के बाद कमेंट में ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और हाँ, आप ये स्टोरी कहां से देख रहे हो, और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे पता चल सके कि ये स्टोरी कहां तक पहुंच रही है। अगर मुझसे इस स्टोरी में कुछ गलतियां हो जाएं तो आप मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तुम एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो बेटा, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए तुम्हें मेरे निर्देश पर चलना होगा और 14वीं की रात तक इंतजार करना पड़ेगा। उस रात तुमने सोना नहीं है, सोने का बहाना करके लेटे रहना है। 14वीं की रात तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कमरे में होनी चाहिए, यह गुरुजी ने कहा था। एक भयानक कहानी। उस पहाड़ी गांव में सांप खुलेआम घूमते थे। न वो इंसानों को कुछ कहते थे, न इंसान उनसे डरते थे। यहां तक कि बच्चे भी सांपों से खेलते रहते थे। फिर एक दिन वहां के महाजन ने घोषणा कर दी कि वो सांपों की नस्ल ही खत्म कर देगा। आखिर क्यों? जम्मू शहर के पास नागपुर नाम का एक गांव था। जंगलों और पहाड़ों से घिरा यह गांव था। इन जंगलों में सांप बहुतायत में थे, इसीलिए इसका नाम नागपुर रखा गया था। नागपुर में हिंदू आबादी ज्यादा थी, जबकि मुसलमान कुछ कम थे। गांव का सबसे अमीर शख्स मोहनलाल था। इस गांव में उसकी जमीन और जायदाद सबसे ज्यादा थी। गांव में उसकी बड़ी सी भव्य महल जैसी हवेली थी। यह हवेली सफेद महल के नाम से मशहूर थी। नौकरों की एक फौज जैसे इस हवेली में अलग अलग कामों के लिए तैनात थी। मोहनलाल दौलतमंद होने का भरपूर नाजायज फायदा उठा रहा था। वो एक अय्याश शख्स था। शराब और शबाब उसकी कमजोरी थी। श्रीनगर और दिल्ली में भी उसकी कोठियां थीं, और वो गांव से उगता जाता तो शहर की तरफ निकल जाता था। वो अपने गांव के अलावा इधर उधर मुंह मारने से भी बाज ना आता था। बहू बेटियों वाले गरीब लोग उससे तंग और दुखी थे, मगर उसके खिलाफ आवाज उठाने और उसे किसी काम से रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। सभी बड़े जमींदारों और जागीरदारों की तरह मोहनलाल को शिकार का भी बहुत शौक था। वो अक्सर अपने नौकरों की फौज के साथ जंगलों और पहाड़ों में शिकार खेलने जाता रहता था। इन जंगलों में बारहसिंघे और हिरण भी पाए जाते थे, और मोहनलाल इन्हीं का शिकार करता था। सांपों से उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सांप तो नागपुर के जंगल के अलावा गांव में भी इधर उधर घूमते रहते थे। दरअसल वहां के सांप किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए गांव के लोग, यहां तक कि बच्चे भी सांपों को देखकर खौफ नहीं खाते थे। गांव के लोग इन सांपों को कुछ नहीं कहते थे, और न हो उन्हें मारते थे। इस गांव के वासियों और सांपों में जैसे एक मित्रतापूर्ण वातावरण का समझौता था। मोहनलाल के दो बेटे थे, अनिल कुमार बड़ा और अशोक कुमार छोटा। वो दोनों ही मर्दाना खूबसूरती की मिसाल थे, और आनंद कुमार उन्हें बहुत चाहता था। मोहनलाल अक्सर उन्हें भी शिकार पर अपने साथ ले जाता था, इसीलिए वो दोनों पक्के निशानेबाज बन गए थे। छोटा बेटा अशोक बहुत ही शरारती था। गांव के लोग उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे, लेकिन मोहनलाल के खौफ से कोई कुछ कह नहीं पाता था। अशोक जब अपने बाप के साथ शिकार पर जाता था तो वहां भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। वो जंगल में सांपों को तंग किया करता था। उसका बाप मोहनलाल और भाई अनिल उसे बहुत समझाते थे, मगर वो फिर भी बाज ना आता था, और वो सांपों से छेड़छाड़ कर उनसे मजे लेता रहता था। गांव के पश्चिम में एक झील थी। पहाड़ों से पानी निकलकर उस झील में जमा होता और फिर झरने की तरह बहने लगता था। पहाड़ के दहाने पर एक गुफा थी, जिसकी ऊंचाई इतनी थी कि इंसान का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। गुफा में एक अजगर रहता था, जो महीने में एक बार 14वीं की रात को गुफा से बाहर निकलता था, और पूरी रात झील के पानी में गुजारने के बाद सुबह सूरज में निकलने के थोड़ी देर बाद वापस गांव लौट जाता था। वो अजगर गांव वालों के लिए एक मसीहा की हैसियत रखता था। किंवदंती थी कि जिस रात वो अजगर पानी में रहता है, पानी का रंग हरा हो जाता है, और पानी में त्वचा की कोई भी बीमारी समाप्त कर देने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसलिए त्वचा संबंधी रोगों के रोगी चांद की 14वीं रात का बेसब्री से इंतजार करते रहते थे।
रात को वो लोग जब चांदनी में गुफा से निकलकर पानी में दाखिल होते देखते थे तो बहुत खुश होते थे। सांपों की तरह इस अजगर से भी कोई खौफ न खाता था। अजगर भी किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखता था। सुबह जब अजगर वापस पहाड़ों में चला जाता था तो लोग जमकर नहाते। वो लोग जिनके जख्म पुराने होकर सड़ रहे होते और किसी भी दवा से ठीक न होते हों, यह पानी उनके लिए वरदान साबित होता था। यह सिलसिला कई बरसों से चल रहा था। लोग दूर दूर के देहात से झील पर आते और सेहतमंद होकर लौटते। यही वजह थी कि यहाँ के लोग सांपों से नफरत नहीं करते थे। अनिल कुमार और अशोक कुमार अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, मगर अशोक की शरारतों में अब भी कमी नहीं आई थी। अब तो वो दोनों अक्सर बाप के बगैर ही शिकार खेलने चले जाते थे। उस दिन भी उन दोनों ने शिकार का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने किसी नौकर को भी साथ न लिया और दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे। बदकिस्मती से उस दिन कोई शिकार भी उनके हाथ न लगा। जब वो वापस लौटे रहे थे तो उन्होंने देखा कि झरने से बनने वाली नदी के किनारे सांपों का एक जोड़ा अटखेलियां कर रहा था। उनमें एक नाग और नागिन थी। अनिल ने घोड़ा रोक लिया। दोनों सांपों की शरारत भरी अटखेलियों से आनंदित हो रहे थे। कारतूस से भरी बंदूक अशोक के हाथ में थी। न जाने उसे क्या शरारत सूझी कि उसने उन दोनों का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली नाग को लगी और थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह क्या कर डाला तुमने? अनिल ने दो नखबरे स्वर में कहा। शिकार किया है भाई, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहता था। अशोक ने हंसकर जवाब दिया। जुल्म किया है तुमने। देखो उसकी साथी नागिन किस तरह गुस्से में है। चलो जल्दी भाग चलो। तुम जाना चाहो तो चले जाओ, अशोक बोला। मैं इसका भी शिकार करूंगा। अनिल चला गया। नागिन ने अपने नाग को अपनी आंखों के सामने मरते देखा तो वो गुस्से से पागल हो उठी। वो फुफकारी हुई अशोक की तरफ बढ़ने लगी। अशोक अकेला रह गया था। उसने घबराकर 2-3 फायर किए, मगर बौखलाहट में कोई निशाना सही नहीं लगा। अशोक ने डर के मारे बंदूक फेंक दी और भागने की बजाय नदी में छलांग लगा दी कि नागिन पानी में नहीं आएगी। मगर यह उसकी भूल थी। नागिन कुछ देर फुंफकारने रही, फिर वो भी रेंगती हुई आकर पानी में उतर गई। उसने पानी में एक डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ी जिसमें वो अजगर रहता था। इतनी देर में नदी के पानी का रंग काला पड़ने लगा था। अशोक को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म में किसी ने मैं भर दी हूं। वो नदी से निकलकर गांव की तरफ भाग उठा। भागते भागते शरीर में जलन से उसकी चीखें निकलने लगी थीं। तुम एक जानलेवा बीमारी के शिकार हो बेटा, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए तुम्हें मेरे निर्देश पर चलना होगा, गुरुजी ने बोझिल लहजे में कहा। इसके लिए तुम्हें 14वीं की रात का इंतजार करना होगा। उस रात तुमने सोना नहीं है, बल्कि सोने का बहाना करके लेटे रहना है। उस रात तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ कमरे में होना चाहिए। गुरुजी ने अनिल को अच्छी तरह समझा दिया और फिर 14वीं की रात का इंतजार करने लगे। 4 दिन बाद 14वीं की रात आई तो अनिल ने गुरुजी की बात पर अमल शुरू कर दिया। उसने दरवाजे पर अंदर से ताला लगाकर चाबी छुपा दी और हर रोज की तरह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। सारिका भी उसके करीब ही सो रही थी। रात के दूसरे पहर अचानक सारिका जाग उठी। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर उससे दरवाजा न खुल सका। सारिका झुंझला गई और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अनिल को छूकर देखा कि वो सो रहा है या जाग रहा है। जब उसे इत्मीनान हो गया कि अनिल सो रहा है तो सारिका ने नागिन का रूप धारण किया। फिर वो रेंगती हुई छोटे से झरोखे के रास्ते बाहर निकल गई। गुरुजी के निर्देश के मुताबिक अनिल जाग रहा था। सोना तो महज बहाना था। उसने सारिका को अपनी आंखों से नागिन का रूप धरते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। काफी देर बाद नागिन एक झरोखे से दोबारा कमरे में आई और फिर से सारिका बनकर अनिल के पहलू में लेट गई। फिर जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गई। मगर तमाम रात अनिल भयभीत जागता रहा। वो बहुत संयम किए हुए था, वरना उसका दिल तो चाह रहा था कि यहां से उठकर भाग खड़ा हो। मगर गुरुजी का निर्देश था कि वो कोई ऐसी हरकत न करे जिससे सारिका को यह शक हो कि उसका भेद खुल गया है। इसलिए मजबूरी में अनिल खामोश पड़ा रहा। मगर यह मजबूरी अनिल के लिए जानलेवा साबित हुई। सारिका की असलियत जानकर खौफ के मारे उसका दिल तेजी से धड़कता रहा और उसी खौफ से रात को ही वो चल बसा। अनिल की मौत पर पूरा गांव आंसू बहा रहा था, क्योंकि वो अपने बाप की तरह जालिम और हवस का पुजारी नहीं था। सारिका पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। रोहित भी बहुत दुखी और उदास था।
मगर वो साथ साथ सारिका को ढांढस भी बंधा रहा था। गुरुजी भी बहुत व्यथित हृदय से पहाड़ों में लौट गए, मगर जाने से पहले वो रोहित को बोल गए कि वो गुरुजी से जल्द ही उनके पहाड़ी वाले आश्रम में आकर मिले। रोहित ने भी उनसे फुर्सत पाते ही दर्शनों का वादा कर लिया था, मगर रोहित जल्दी गुरुजी के पास पहाड़ी पर न जा सका। कुछ देर बाद ही रोहित की पत्नी का भी देहांत हो गया। उसे किसी सांप ने डस लिया था। सब हैरान हो रहे थे कि मोहनलाल ने तो इस गांव से सांपों का नामो निशान मिटा दिया था, तो फिर यह सांप कहां से आ गया जिसने रूपा को डस लिया था। रोहित के लिए यह दूसरा बड़ा सदमा था। गांव में फिर मातम होने लगा। एक तरफ सारिका थी जो विधवा हो गई थी, और दूसरी तरफ रोहित था जो विधुर हो गया था। अब तो वो खुद ही शोक दिल लिए था। वो सारिका को ढांढस कैसे बंधाता। मगर अब सारिका रोहित को तसल्ली दे रही थी। ऐसा लगता था कि सारिका से बड़ा रोहित का कोई हमदर्द नहीं है दुनिया में। इधर रोहित सारिका की हकीकत से भी बेखबर था। वो सारिका को अपना हमदर्द समझ रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, सारिका का झुकाव रोहित की तरफ ज्यादा होने लगा था। खुद रोहित भी सारिका के बारे में किसी और ही अंदाज में सोचने लगा था। एक दिन रोहित को गुरुजी की याद आ गई तो वो पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रोहित ने गुरुजी को अपने आने की वजह रूपा की मौत बताई। रूपा की मौत के बारे में सुनकर गुरुजी चौंक उठे। रोहित, मैं अनिल की बीमारी की मौत और रूपा की मौत की वजह जान गया हूं। फिर गुरुजी ने अपनी और अनिल की आखिरी बातचीत और 14वीं की रात की तफसील रोहित को बताई और कहा, सारिका औरत नहीं, नागिन है। रोहित हैरत से गुरुजी की तरफ देखने लगा कि वो क्या कह रहे हैं। रोहित के पूछने पर गुरुजी ने बताया, अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी इंसान की नजर ना पड़े तो वो इच्छाधारी बन जाता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी काया अपनाकर लोगों के सामने आ सकता है। नागिनें 100 साल बाद आमतौर से खूबसूरत बनना पसंद करती हैं। वो ऐसा सुंदर रूप धरती हैं कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। सारिका भी ऐसी ही नागिन है। रोहित की हैरतों की हद ना रही। वो गुरुजी का मुंह तकता रह गया। सारिका का अगला शिकार तुम हो रोहित, गुरुजी ने कहकर रोहित के होश उड़ा दिए। तुम्हारी पत्नी रूपा को यकीनन सारिका ने ही रास्ते से हटाया है। अब वो तुमसे शादी करना चाहेगी और फिर वो अनिल की तरह तुम्हें भी बीमार कर राह से हटा देगी। रोहित की आंखें हैरत और दहशत से खुली की खुली रह गईं। गुरुजी ने सच ही कहा था। रोहित और सारिका एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। सारिका की असलियत जानकर रोहित परेशान हो गया, क्योंकि वो अनिल कुमार का हश्र देख चुका था। इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है गुरुजी? ऐसा हो सकता है, मगर इसके लिए बहुत होशियारी और सतर्कता की जरूरत है। सारिका को मामूली सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम उसकी हकीकत जान चुके हैं। उसे पता चल गया तो वो सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। तुम कौन हो और इस तरह जंगल में बैठी रो क्यों रही हो? अनिल ने पूछा। मैं एक अभागिन हूं और अपनी किस्मत को रो रही हूं, लड़की ने रोते हुए ही जवाब दिया। क्या मुसीबत पड़ी है तुम पर? तुम कौन हो? कहां से आई हो? अनिल ने कई सवाल पूछ डाले। उसका लहजा काफी हमदर्दी वाला हो गया था। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? लड़की ने पूछा। तुम मुझे हालात बताओ, मैं हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूंगा, अनिल ने लड़की को तसल्ली देते हुए कहा। लड़की कहने लगी, मैं पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा बाप भंडार गांव का रईस था। हमारे पास ढेरों जायदाद और दौलत थी। मैं अपने बाप की इकलौती और लाडली औलाद थी। साथ वाले गांव के राजपूतों से हमारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कुछ दिन पहले वह झगड़ा बढ़ गया और राजपूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। मेरे बाप और बिरादरी वालों ने उनका मुकाबला किया, मगर उस लड़ाई में मेरा बाप मारा गया। मैं जानती थी कि दुश्मन अब मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे और मेरे साथ बहुत ही बड़ा और जालिमाना सुलूक करेंगे। इसलिए मैंने वहां से भाग निकलना ही बेहतर समझा। मैं एक चोर दरवाजे से हवेली से निकल भागी। मैं छुपती छुपाती इधर उधर पनाह की तलाश में भटकने लगूं और भटकते भटकते ही इस जंगल में आ पहुंची हूं और कहीं पनाह की तलाश में हूं। साथ ही डर भी रही हूं कि कहीं दुश्मन मुझे ढूंढते हुए इधर ना आ निकले और मुझे पकड़ कर ना ले जाएं। लड़की ने कहकर फिर रोना शुरू कर दिया। लड़की की दूखबरी दास्तान सुनकर अनिल का दिल पसीज गया। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम दुश्मनों की पहुंच से दूर आ चुकी हो। अब तुम पंजाब में नहीं, कश्मीर में हो। मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। लड़की रोते हुए कहने लगी, मेरा सब कुछ लुट गया है। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगी और जिंदा रहकर करूंगी भी क्या? रोने से कोई फायदा नहीं, अनिल हमदर्दी से बोला।
तुम मेरे साथ मेरे गांव में मेरी हवेली में चलकर रहो, वहां तुम्हें सुरक्षा भी मिलेगी और सुख भी। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। लड़की ने निगाहें झुकाते हुए कहा, आप मुझे अच्छे आदमी लगते हैं, तो फिर उठो, चलो मेरे साथ। मैं हवेली में किस हैसियत से रहूंगी? नौकरानी? ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा मुनारिज रुतबा दूंगा, अनिल ने गंभीरता से कहा। कैमरा रुतया? लड़की ने पूछा। अनिल सोच में पड़ गया। लड़की की अद्भुत सुंदरता ने उसका मन पहले ही मोह लिया था। अब उसे यह भी पता चल गया था कि लड़की ऊंचे खानदान की है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? अनिल झिझकते हुए बोला। हाँ हाँ कहिए, लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं अशोकनगर के रईस मोहनलाल का बेटा हूं। मैं तुम्हें जीवन साथी बनाकर तुम्हें मुनासिब मुकाम देना चाहता हूं। लड़की ने निगाहें झुका ली और अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शर्माने लगी। अनिल का चेहरा खुशी से दहकने लगा। उसने आगे बढ़कर लड़की का हाथ पकड़ा और बोला, उठो मेरे दिल की रानी, मैं खुशकिस्मत हूं और तुम्हारा शुक्रगुजार भी कि तुमने मेरा मान रख लिया। तुम्हारे रूप में मुझे बिल्कुल वैसी ही पत्नी मिली है जैसी पत्नी की मेरे दिल में तमन्ना थी। लड़की ने अपना नाम सारिका बताया। अनिल ने सारिका को घोड़े पर बिठाया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अनिल और सारिका की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कई दिन गांव में गहमा गहमी और जश्न का माहौल रहा। कुछ दिन बाद एक दिन सारिका ने अनिल कुमार से कहा, आपको पाकर मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई है। इतनी खुशी मैंने अपने गांव में रहकर भी ना पाई थी जितनी आपकी संगत में रहकर मिली है। मैंने पूरा जीवन गांव में रहकर ही गुजारा है। अब मेरी इच्छा है कि हम शहर जाकर रहें। मैं शहर का जीवन जीकर उससे आनंद उठाना चाहती हूँ। अनिल ने सारिका की इच्छा का सम्मान किया और उसे लेकर दिल्ली आ गया। उन दोनों में बेपनाह प्यार था और यह प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अनिल तो रोज रोज उसकी कशिश में गिरफ्तार होता जा रहा था, मगर यह खुशी और उल्लास के दिन ज्यादा देर बरकरार न रह सके। अचानक ही अनिल बीमार हो गया। उसकी तबीयत मारी मारी सी रहने लगी। उसका जिस्म टूटा टूटा सा और पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा। अनिल ने में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे यह मामूली बात है, कुछ कमजोरी हो गई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, उसने सारिका के पूछने पर लापरवाही से कहा था। लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, मोहन की बीमारी बढ़ती गई। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि मामूली बात है, और उस मामूली बात के लिए डॉक्टर ने मामूली सी दवाएं दे दी। अनिल ने बड़े नियम और समय से दवाइयां ली, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, बल्कि वो दर्द प्रतिदिन बढ़ता ही गया। फिर कई डॉक्टरों और हकीम वैद्यों से इलाज कराने का एक सिलसिला सा चल निकला, मगर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। मर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही गया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि बीमारी की वजह से अनिल अपने कमरे तक ही सीमित रह गया। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता। अनिल इस कद्र कमजोर हो गया था कि उसमें चलने फिरने की हिम्मत भी नहीं थी। सारिका भी अनिल की बीमारी की वजह से परेशान रहने लगी थी। वो हर वक्त अनिल के पास रहती थी और बड़ी लगन से उसकी तीमारदारी करती थी। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोहन को बीमारी क्या है। डॉक्टर, हकीम और वैद्य अपनी कोशिशें करके हार गए थे। खुद अनिल भी फिक्रमंद था। उसे लगता था उसकी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। सारिका हर पल उसको ढांढस बंधाती रहती थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। रोहित ने अनिल की तरफ से निराश होकर पूजा की शादी दूसरी जगह कर दी थी। उसे दुख जरूर था कि अनिल ने उसका मान नहीं रखा, मगर वो अनिल से नाराज नहीं था। उसे अनिल से आज भी उतना ही लगाव था जितना कि शादी से पहले था। पूजा शादी के बाद अपने पति के साथ श्रीनगर चली गई थी। एक दिन रोहित किसी काम से दिल्ली आया तो वो अनिल से मिलने भी चला आया। उसने अनिल की हालत देखी तो वो भी परेशान हो गया। रोहित 1 हफ्ता दिल्ली रहा और उसने अनिल की सेवा की, हर तरह से ख्याल रखा। एक बार फिर उसने अनिल को कई डॉक्टरों से दिखाया और फिर जिद करके वो अनिल और सारिका को वापस गांव ले आया। अनिल और सारिका दोनों ही गांव नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों सारिका गर्भवती थी, मगर रोहित ने उनकी एक न सुनी थी। उसका ख्याल था कि गांव के खुले वातावरण और स्वस्थ वर्धक पानी से अनिल जल्दी ही सेहतमंद हो जाएगा। गांव लाकर रोहित ने एक बार फिर हकीमों और वैद्यों की लाइन लगा दी थी अनिल के लिए, और फिर से उसका इलाज शुरू करवा दिया था, मगर फिर भी अनिल सेहत न पा सका। उसकी बीमारी ही किसी की समझ में नहीं आती थी, इलाज कैसे होता। इस दौरान रोहित की भी शादी हो गई थी। रोहित ने भी अपनी पसंद से शादी की थी और उसकी पत्नी रूपा भी लाखों में एक थी।
बेटी वो साथ वाले गांव कंडियाल के ठाकुर की इकलौती और लाडली बेटी थी। समय आने पर सारिका ने सफेद हवेली में एक बेटी को जन्म दिया। उसकी बहुत ही और गोल मटोल थी। उसका नाम नीलिमा रखा गया। उसके 2 महीने बाद ही रोहित और रूपा भी एक बेटे के माता पिता बन गए। उन चारों ने मिलकर नीलिमा और रोहित के बेटे की सगाई कर दी। दूर दराज क्षेत्रों में उन दिनों बच्चे पैदा होते ही विवाह तय कर दिए जाते थे। यह सब कुछ सारिका और अनिल की इच्छा पर हुआ था और दुधमुंहा राजकुमार सफेद हवेली का दामाद चुन लिया गया था। अनिल और सारिका अब भविष्य में गांव में ही रहने का इरादा कर लिया था। अब सारिका गांव में रहकर बहुत खुश थी, मगर अनिल जैसे दिन प्रतिदिन मौत की तरफ बढ़ रहा था। सारिका को उसकी बहुत फिक्र थी और वो दिन रात उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करती रहती थी, मगर अनिल के कदम जिंदगी की तरफ लौट ही नहीं रहे थे। एक दिन रोहित घूमता फिरता पहाड़ी पर उन सन्यासी जी के पास जा पहुंचा, जिनके बारे में उसे पता चला था कि वो बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। रोहित ने उन गुरुजी को अनिल की बीमारी और किए गए इलाज के बारे तमाम तफसील बताई और उनसे अनुरोध किया कि वो अनिल के बारे में कुछ करें। गुरुजी ने रोहित का अनुरोध नहीं ठुकराया और उसके साथ ही चल पड़े। चलो बेटा, हम देख लेते हैं उसे। हवेली में आकर गुरुजी सीधा अनिल के कमरे में पहुंचे और उन्होंने वहां से बाकी सबको बाहर निकाल दिया। मुझे अपना सारा शरीर दिखाओ। जब सब लोग कमरे से बाहर चले गए तो गुरुजी ने अनिल से पूछा। अनिल ने जैसे ही अपने कपड़े उतारे, गुरुजी ने उसके शरीर पर एक गहरी निगाह डालते हुए पूछा, क्या तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है? जी हाँ। अनिल ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर शादी और शादी के बाद होने वाली तमाम घटनाएं गुरुजी को बता दें। इसमें सारिका से जंगल में होने वाली मुलाकात का भी जिक्र था। तो मेरा संदेह सच निकला, गुरुजी ने कहा। फिर गुरुजी ने ही रोहित से कहा कि वो सारिका के करीब जाए और जब सारिका उसे शादी की पेशकश करे तो वो फौरन तैयार हो जाए। उसके बाद गुरुजी? रोहित ने उतावली से पूछा। फिर जब सुहाग रात को वो तुम्हारे कमरे में हो तो कमरे को आग लगा देना। सफेद हवेली में एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसमें लकड़ी का काम बहुत ज्यादा किया गया है। तुम उसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए लकड़ी और लाख का काम करवाओ और फिर सुहाग रात को कमरे में दाखिल होने के बजाय तेल छिड़क कर आग लगा दो, ताकि उस कमरे की हर चीज सारिका समेत जलकर राख हो जाए। वो आग हवेली का और भी नुकसान कर सकती है, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं है। रोहित ने यह कठिन कार्य करने की हामी भर ली और प्रण किया कि वो सारिका से अपने दोस्त अनिल की मौत का बदला जरूर लेगा। वो गुरुजी का निर्देश और आश्ति लेकर हवेली में लौ आया। उसके बाद रोहित ने सारिका का हर तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे के नजदीक आते गए और फिर एक दिन सारिका ने रोहित के सामने खुद ही शादी का प्रस्ताव रख दिया। रोहित ने भी थोड़ी सी दाएं बाएं करके अपनी सहमति दे दी। इस दौरान रोहित ने हवेली के एक कमरे में ढेर सारी लकड़ी का काम करवा के ऊपर लाख के बेलबूटे बनवा दिए थे। रोहित और सारिका की शादी एक छोटे से समारोह में हो गई। गांव वाले भी इस शादी से बहुत खुश थे। शादी की पहली रात रोहित के लिए कड़ी परीक्षा की रात थी। उसके लिए जिंदगी और मौत का ख्याल था। जरा सी कमजोरी बाजी पलट सकती थी। सारिका दुल्हन बनी सुहाग सेज पर रोहित की प्रतीक्षक थी, मगर उसकी प्रतीक्षा रंग नहीं लाई। रोहित ने प्रोग्राम के मुताबिक उस कमरे को आग लगा दी। देखते ही देखते वो कमरा जलकर राख हो गया। सारिका भी उसमें जलकर मर गई। अगले दिन रोहित ने गांव वालों को भी सारिका की असलियत बता दी। हैरान होने के साथ साथ सुख की सांस भी ली। रोहित अपनी कामयाबी की खबर गुरुजी को सुनाने पहाड़ों पर चला गया। गुरुजी खुश हो गए कि एक जहरीली नागिन से उनकी जान छूट गई। नागिन को खत्म करना इतना आसान नहीं था। अब रोहित ही हवेली का मालिक था। उसने अपने बेटे राजकुमार और अनिल कुमार की बेटी नीलिमा के लिए रूपा की बहन से शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी ने राजकुमार का तो खूब ख्याल रखा, मगर वो नीलम से नफरत करती थी, क्योंकि नीलिमा की माँ उसकी बहन रूपा की कातिल थी। इसके विपरीत रोहित नीलिमा का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वो नीलिमा को ही अब हवेली की असल मालिक समझता था। नीलिमा और राजकुमार दोनों आपस में खूब लड़ते थे। यूं ही वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और वो दोनों जवान हो गए। रोहित चाहता था कि दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उसने राजकुमार को पढ़ने के लिए श्रीनगर भेज दिया, मगर नीलिमा को पढ़ाई से कोई दिलचस्पी या गरज न थी। ज्यों-ज्यों नीलिमा बड़ी हो रही थी, वो अकेली रहने की आदी हो गई थी। गांव में नीलिमा की कोई सहेली नहीं थी। कई लड़कियां वक्त वक्त पर उससे हवेली में मिलने आती रहती थीं, मगर वो किसी के घर गांव में नहीं जाती थी। नीलिमा रोहित से खींची खींची सी रहती थी, मगर रोहित फिर भी उसका बहुत ख्याल रखता था।
इसी तरह कई बरस गुजर गए। राजकुमार जब अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौटा तो रोहित और मोहिनी ने नोलिमा और राजकुमार की शादी करने का फैसला कर लिया। रोहित ने उन दोनों की शादी पर रुपया पानी की तरह बहाया था और अपने तमाम अरमान पूरे किए थे। फिर वो रात भी आ गई। वो उनकी सुहागरात थी और जो हवेली में मनाई जा रही थी। राजकुमार मन में हजारों अरमान बसाए उस कमरे में दाखिल हुआ। नीलिमा दुल्हन बनी उसकी प्रतीक्षक थी। ज्यों ही राजकुमार ने नीलिमा का घूंघट उठाया, वो नीलिमा की बेपनाह सुंदरता देखकर दंग रह गया। वो इस वक्त आकाश से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। राजकुमार ने अपनी सुनहरे काम वाली शेरवानी उतारी और उसे खूंटी पर टांगकर वो वापस मुड़ा तो उसे हैरत का जबरदस्त झटका लगा। अब पलंग पर नीलिमा की जगह पलंग पर एक नागिन फन फैलाए बैठी फुफकार रही थी। नागिन ने राजकुमार को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उड़ती हुई सी राजकुमार चीखता हुआ बाहर भागा और किसी तरह रोहित के कमरे में आ गया। पलंग से उछलकर उसे डस लिया। रोहित और मोहिनी ने उसकी बदहवास हालत देखी तो वो भी परेशान हो गए। देखते ही देखते राजकुमार ने उन दोनों की बाहों में दम तोड़ दिया। मरने से पहले एक बार उसके होंठ हिले थे और उसने डूबी हुई आवाज में कहा था, नीलिमा औरत नहीं, नागिन है। उसने मुझे डस लिया। रोहित ने अपना सिर थाम लिया और पछताने लगा कि काश उसने सारिका के साथ साथ नीलिमा को भी जला दिया होता। मगर वो धोखा खा गया था। उसे क्या मालूम था कि वो नीलिमा के रूप में एक और नागिन पाल रहा है। जल्दी ही यह खबर भी फैल गई और तमाम गांव वाले हवेली में जमा हो गए। हर कोई गमगीन था। रोहित गुस्से में बल खा रहा था। नीलिमा नागिन के रूप में हवेली में ही कहीं होगी, वो बचने न पाए। वो चीख उठा, तुम लोग इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दो। उसने गांव वालों से कहा। लोगों ने रोहित के कहने पर हवेली में आग लगा दी। आग इतनी तेज थी कि उसने हवेली को जलाकर राख कर दिया। उस दिन गुरुजी भी गांव में आ गए थे। उन्हें जब नीलिमा के बारे में बताया गया तो वो अत्यंत दुखी हुए। मुझे दुख है कि मैं नीलिमा की हकीकत न जान सका और न ही इस दौरान तुम मेरे पास आए। मगर अब मुझे तसल्ली है कि नीलिमा अब मर चुकी है, वरना न जाने और क्या कुछ देखना पड़ता। अब उस हवेली के और पूरे गांव के खंडहर भी नजर नहीं आते। उसकी जगह एक टीला है जिसे देखकर यकीन नहीं आता कि यहाँ कभी नागपुर नाम का गांव था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, तो इस कहानी का अगला भाग जल्दी आएगा। तो आपको कहानी कैसी लगेगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।